Good morning, students. Dear students, yesterday we studied this chapter, and today we are going to understand the question answer of this chapter. So now let's start. So yesterday we studied about Ratan, like we saw that he watched a lot of movies and he got the negative effect. He started keeping the doubt on everyone, and that's why there was a new tenant, and he thought that Ratan thought that like he is a criminal, he's a smuggler, but actually like criminal was that Gopi's father. So let's start to understand the question answer of this chapter. First question: choose the right options to complete these sentences. आपने इन जो सेंटेंस दिया गया है इसके बाद कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, उसमें से राइट ऑप्शन जो है वो चूज करनी है. रतन वाज श्योर दैट द न्यू टेनेंट वाज अ स्मगलर बिकॉज रतन इस बात पे श्योर होता है कि जो न्यू टेनेंट है वो स्मगलर है. क्यों? क्योंकि ही हैड द लुक्स ऑफ अ स्मगलर, उसकी जो लुक थी वो स्मगलर जैसी थी. सेकंड पॉइंट, रतन हैड सीन हिम स्मगलिंग गुड्स इनसाइड हिज होम. रतन ने उसको देख लिया था स्मगलिंग करते हुए कुछ चीजों को, इसलिए उसने मान लिया था कि वो एक स्मगलर है. सी, देयर वर वेपन्स इन हिज लगेज, उसकी जो लगेज था, उसका जो सामान था, उसके अंदर कुछ वेपन्स थे, हथियार थे. या डी, बोथ द ऑप्शन ए एंड बी. So according to your understanding, you should try to reply. Clear? And soon I'll send the answer key. Then you need to match the answers. Then you have to write those answers in your fair notebook. Clear? But firstly, you should try by yourself. Next, Ratan was unable to spy on the new tenant because जो new tenant था, नया किराएदार था, रतन उस पे स्पाई करने में, जासूसी करने में अनेबल था, नहीं कर पा रहा था. क्यों नहीं कर पा रहा था? द न्यू टेनेंट वॉज वेरी क्लेवर, जो न्यू टेनेंट था, जो नया किराएदार था, बहुत चालाक था. सेकंड ऑप्शन, somebody or the other would call him for work, कोई ना कोई उसे कुछ काम करने के लिए बुला लेता था, इसलिए उस पे वो जासूसी नहीं कर पाता था. थर्ड पॉइंट, रतन वॉज नॉट अ गुड स्पाई, वो अच्छे स्पाई नहीं था, जासूस नहीं था. फोर्थ पॉइंट, रतन फ्रेंड्स वुड नॉट लेट हिम डू सो, रतन के जो फ्रेंड्स थे वो इसे ऐसा नहीं करने देते थे. सो विच इज द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग? यू शुड ट्राई टू फिल. थर्ड क्वेश्चन, गोपीज फादर कोट रतन व्हेन रतन वॉज, गोपीज के फादर ने, गोपी के जो फादर था, उसने रतन को पकड़ लिया था जब रतन क्या कर रहा था? ट्राइंग टू रोब द न्यू टेनेंट, जब वो रतन न्यू टेनेंट को रोब करने की कोशिश कर रहा था, उसको लूटने की कोशिश कर रहा था, तब उसको पकड़ लिया था. और ट्राइंग टू स्पाई ऑन द न्यू टेनेंट, जब उस पे स्पाई करने की कोशिश कर रहा था, तब उसको पकड़ लिया था. या फिर ट्राइंग टू असोल्ट द न्यू टेनेंट, असोल्ट मत मींस अटैक करना, मींस अटैक मींस हमला करना, तो जब उस पे हमला करने की कोशिश कर रहा था तब उसको पकड़ा था. या फिर बोथ द ऑप्शंस ए एंड सी. सो विच इज द राइट ऑप्शन? यू हैव टू फिल. नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस. अब इन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं. हु वाज बीना? तो बीना कौन थी इस चैप्टर के अंदर? Why did रतन think she was clever? आपको ऐसा क्यों लगता है कि रतन सोचता था कि वो बहुत क्लेवर है? तो बेसिकली हमें बताना है कि who was बीना and why did रतन think she was clever? रतन को ऐसा क्यों लगता था कि वह बहुत क्लेवर है? Right? Next point. What proof did रतन find that alleged that the new tenant was a smuggler? तो रतन को किस तरह के प्रूफ मिले जिससे उसने ये अलेज किया, आरोप लगाया उस पे कि जो न्यू टेनेंट है वो एक स्मगलर है? यानी रतन के पास क्या प्रूफ आ गए थे जिसके बिहाफ पर उसने उस पर एलेज लगाए, यानी कि आरोप लगाए कि वो एक स्मगलर है, जब उसने अपने दोस्तों को बताया. थर्ड क्वेश्चन, व्हाई वाज रतन कोट बाय गोपीज फादर? तो रतन को गोपी के फादर के द्वारा क्यों पकड़ लिया गया था? यानी कि रतन ने ऐसा क्या किया था जिससे गोपी के फादर ने उसको पकड़ लिया था? वी हैव टू रिप्लाई of this question. And the next question, the police so soon, but he had not called them yet. What would happen now? Would they take the man away? Explain this turns of events.
जब ये बात कही गई थी कि पुलिस इतनी जल्दी, परंतु मैंने उसको नहीं बुलाया था। वो ऐसा अपने मन में सोचता है, क्या हुआ है? क्या ये पुलिस वाले इस व्यक्ति को, इस न्यू टेनेंट को यहाँ से ले जाएंगे? आपने इस इवेंट को, इस टर्न को एक्सप्लेन करना है। यानी कि जब ये बात कही गई थी, सारी बातें कही गई थी, रतन ने सारी बातें कही थी, तो उस समय क्या काम हुआ था, क्या हुआ था, जिसकी वजह से उसने ये बातें कही थी, उस इवेंट को आपने डिस्क्राइब करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, ऑन व्हाट ग्राउंड्स वाज गोपीज फादर अरेस्टेड? किस जुर्म के बिहाफ पे, किस ग्राउंड पर, यानी कि क्या रीजन था जिसकी वजह से गोपीज फादर को अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था? क्या वो कारण थे? Why didn't anyone speak to him or go to his house? उससे तब कोई क्यों नहीं बोला था और कोई क्यों नहीं उसके घर पे गया था? तो क्या रीजंस थे कि उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, गोपी के फादर को, और उससे किसी ने बात नहीं की, कोई उसके घर पे नहीं गया? तो रीजंस क्या थे? वी हैव टू राइट दिस। नेक्स्ट, रीड दिस सेंटेंसेस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और उनके बिहाफ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सोल्व करना है। First statement is that, yes, Inspector, he is in 4C. Now, sir, he can't escape. I have bolted the door from outside. तो ये बात कही गई है, किसी ने बात कही थी, कहा था कि यस इंस्पेक्टर, वो 4C में है, 4C फ्लैट नंबर में है, अब वो नहीं भाग सकता, वो नहीं बच सकता, क्योंकि मैंने बाहर से बोल्टेड कर दिया, चिटकनी बंद कर दी है, लॉक कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया है। तो हमारे क्वेश्चन से, हु थॉट दिस? ये बात सोची गई थी, कहीं नहीं गई थी, किसने ये बात सोची थी? तो किसने ये बात सोची थी, आपने उसका नाम लिखना है। हु थॉट दिस? यह बात किसने सोची? नेक्स्ट, व्हेन डिड ही और शी थिंक ऑफ इट? जिसने भी बात सोची, उसने ये बात कब सोची? किस चीज के बिहाफ पर उसने ये बात सोची? क्या हुआ उस समय कि जब उसने ये बात सोची? सो वी हैव टू राइट इट। नेक्स्ट, sorry for doubting you. You can go on thinking that the new tenant is a smuggler. तुम पे डाउट करने के लिए सॉरी, और तुम सोच रहे हो कि जो न्यू स्मगलर है, न्यू टेनेंट है, वो एक स्मगलर है, तुम उसके बारे में वैसा ही सोचते रहो, तुम ठीक है। ये बात किसने कही थी, आपको समझना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस बात के ऊपर, हु सेड दिस एंड टू whom? यह बात किसने कही थी और किसको कही थी? जो भी ऊपर लाइन लिखी हुई है, यह किसी की कही हुई स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट किसने और किसको कही थी? सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज दिस स्टेटमेंट मेड? ऐसा क्यों कहा गया था? ऐसी स्टेटमेंट क्यों बनाई गई थी? इस बात को क्यों कहा गया था? सो यू शुड राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट, थिंक एंड आंसर। Why did Ratan change his mind about the tenant of flat 4C? So I hope you have remembered that in the last Ratan changed his mind. He thought that he is not a smuggler, he is a detective. तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में उसने अपनी थिंकिंग को चेंज कर लिया था। लास्ट में वो सोचने लगा कि ये डिटेक्टिव है, कोई स्मगलर नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड रतन चेंज हिज माइंड अबाउट द टेनेंट ऑफ फ्लैट 4C? जो फ्लैट 4C में जो टेनेंट था, उसके रिगार्डिंग उसने अपनी सोच को क्यों बदल लिया था? रतन ऐसा क्यों समझने लगा था कि वो स्मगलर नहीं है? उसने ऐसा क्यों सोचा था? What does this tell us about रतन? और ये हमें रतन के बारे में क्या बताता है? ये उसका सोचना, यानी कि उसने अपनी थिंकिंग को चेंज कर लिया। पहले वो उसको स्मगलर सोचता था, बाद में उसको वो डिटेक्टिव सोचने लगा। ऐसा उसने क्यों किया? सो वी हैव टू रिप्लाई हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी से दैट रतन वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिल्म्स? सो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो रतन था उस पे फिल्मों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था? किस बातों से यह बात प्रूव होती है कि फिल्मों का बहुत ज्यादा उस पे असर पड़ा था? सो वी हैव टू एक्सप्लेन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द स्टोरी इज ह्यूमरस वन। जो स्टोरी है बहुत ही मजाकिया है। विच इंसिडेंट डिड यू फाइंड द फनीएस्ट एंड व्हाई? तो कौन सा इंसिडेंट, इन सारे जो इंसिडेंट्स हुए उसमें से आपको कौन सा इंसिडेंट सबसे ज्यादा फनी लगा, मजाक वाला लगा? तो आपने वो बताना है।
क्वेश्चन नंबर 4, द नेम ऑफ द न्यू टेनेंट हैज नॉट बीन मेंशन्ड एनीवे। तो यहाँ पे जो टेनेंट का नेम नहीं मेंशन किया गया है, उस किराएदार का नाम कहीं भी नहीं बताया गया है। कैन यू गेस व्हाई? क्या तुम गेस कर सकते हो कि ऐसा क्यों गया है? यू शुड रिप्लाई अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट ई पार्ट, डिस्कस इन द क्लास। अपने क्लास में डिस्कस करना है। बेसिकली यू आर नॉट इन द क्लास, so this question you can discuss with your family members or your friends or your neighbors. Okay, so question is that looks are deceptive। जो looks होती हैं वो deceptive होती हैं, यानी कि धोखा देने वाली हो सकती हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी की लुक कैसी लगती है, किसी की लुक हो सकता है कि वो स्मगलर वाली हो, परंतु एक्चुअल में वो स्मगलर ना हो, कुछ और हो। राइट, तो लुक्स जो होती हैं डिसेप्टिव होती हैं, चीट करने वाली होती हैं, धोखा देने वाली होती हैं। पीपल आर नॉट ऑलवेज एज दे लुक। लोग ऐसे नहीं होते जैसे वो दिखाई देते हैं। डू यू एग्री? क्या तुम इस बात से एग्री करते हो? क्या तुम इस बात से सहमत हो? और वाई, और क्यों सहमत हो? कुछ एग्जांपल्स देने हैं, अपनी बात को प्रूव करना है कि जैसे लोग दिखाई देते हैं वैसे नहीं होते। कुछ बातें एग्जांपल्स देके यहाँ पे अपने प्रूव करना है। क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड यूजिंग ग्रामर। अब हमें समझना है कि ग्रामर को कैसे यूज करना है यहाँ पे। रीड these sentences। रतन्स फादर कैरिड द फर्नीचर अपस्टेयर। तो रतन के फादर ने फर्नीचर को वो अपस्टेयर लाया था। सेकंड, द फर्नीचर वाज कैरिड अपस्टेयर बाय रतन्स फादर। दूसरा है फर्नीचर को लाया गया था रतन के फादर के द्वारा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये समझना है कि these sentences are of active and passive. We have studied the active and passive in a grammar book. So once again we will understand here what are the actives and what are the passives. So dear students, basically we need to understand that when subject does something, and in that case that is sentence is active. When something is done on the subject, that is called passive। यानी कि अगर सब्जेक्ट कोई काम करता है तो वो सेंटेंस एक्टिव होता है, परंतु अगर सब्जेक्ट के ऊपर ही कोई काम होता है तो वो सेंटेंस पैसिव होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है। यू कैन सी इन द फर्स्ट सेंटेंस, रतन्स फादर कैरिड द फर्नीचर अपस्टेयर। रतन के फादर थे, उन्होंने फर्नीचर को अब वो अपस्टेयर लाए, यानी कि ऊपर वाले फ्लोर पर लाए। तो सब्जेक्ट क्या हमारा? रतन्स फादर। रतन के फादर है वो सब्जेक्ट है, उन्होंने कोई काम किया। सीधा सेकंड सेंटेंस, द फर्नीचर वाज कैरिड। फर्नीचर को लाया गया। अब सब्जेक्ट क्या है? द फर्नीचर है, परंतु फर्नीचर ने कोई काम नहीं किया, फर्नीचर के ऊपर ही काम हुआ। यानी कि वो डूअर नहीं है, रिसीवर है। तो इस बात को ऐसे समझ लो कि जब सब्जेक्ट कोई काम करता है, सब्जेक्ट डूअर होता है, तो वो सेंटेंस क्या होता है? हमें एक्टिव फॉर्म में लिखना होता है। परंतु जब सब्जेक्ट रिसीवर होता है, यानी कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, सब्जेक्ट के ऊपर ही काम करता है। पहले सेंटेंस में रतन के फादर ने फर्नीचर लाने का कोई काम किया, रतन के फादर सब्जेक्ट हैं। दूसरे सेंटेंस में फर्नीचर सब्जेक्ट है, परंतु फर्नीचर ने कोई काम नहीं किया, फर्नीचर के ऊपर काम हुआ, फर्नीचर रिसीवर है, डूअर नहीं है। तो सब्जेक्ट डूअर हो तो एक्टिव फॉर्म लिखनी होती है, सब्जेक्ट रिसीवर हो तो पैसिव फॉर्म लिखनी होती है। राइट, in the first sentence, Ratan's father is a subject, and in the second sentence, the furniture is a subject. Same thing I have told you. In the first sentence, the subject Ratan's father is doing the action carrying। तो फर्स्ट सेंटेंस में रतन के जो फादर हैं वो ही सब्जेक्ट है, वो ही कोई काम को कर रहे हैं, कैरिंग यानी ले जाने का काम कर रहे हैं। द ऑब्जेक्ट हियर इज द फर्नीचर। फर्स्ट सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो फर्नीचर है, which receives the action of the verb, जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। This sentence is said to be in the active voice। Active voice refers to a sentence when the subject perform an action। तो ये सेंटेंस है वो एक्टिव फॉर्म में लिया गया है। एक्टिव फॉर्म वो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन को परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट कोई काम करता है। Here the subject is doer and the object of sentence is receiver of the action। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? डूअर है, वो एक्शन को रिसीव कर, सॉरी, और जो ऑब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही डूअर हो वो एक्टिव फॉर्म में लिखना चाहिए। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर ना हो, रिसीवर हो, उस सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में लिखना चाहिए। In the second sentence, the subject, the furniture, is not doing action but is receiving the action of the verb। तो सेकंड सेंटेंस है, उसमें क्या है? सब्जेक्ट जो है हमारा है वो फर्नीचर है, और फर्नीचर कोई काम नहीं कर रहा, फर्नीचर के ऊपर ही काम कर रहा है, काम हो रहा है, तो वो रिसीव कर रहा है एक्शन को। द सेंटेंस इज सेड टू बी इन अ पैसिव वॉइस। जो सेंटेंस कहा गया है वो पैसिव वॉइस में कहा गया है। पैसिव वॉइस रेफर्स टू सेंटेंस व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव एन एक्शन
rather than performing it. Here, the subject of the sentence is not active but being acted upon or received of the action. Right? तो सेम थिंग आई हैव टोल्ड यू कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर हो तो वो सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में लिखना चाहिए। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर ना हो, सब्जेक्ट रिसीवर हो, सब्जेक्ट के ऊपर ही कुछ काम हो रहा हो, तो वो सेंटेंस हमें पैसिव वॉइस में लिखना चाहिए। राइट, लेट अस एग्जामिन सम मोर सेंटेंसेस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कुछ और सेंटेंसेस को एग्जामिन करते हैं कि किस तरह वो उनको एक्टिव में लिखा गया है, किस तरह उनको पैसिव में लिखा गया है। लेट्स अंडरस्टैंड देम। आई कॉल्ड राजू लास्ट नाइट। देखो सेंटेंस लिखा गया मैंने पिछली रात राजू को बुलाया। आई कॉल्ड राजू लास्ट नाइट। अब यहाँ पे आई क्या है? आई सब्जेक्ट, वी नो दैट। अब बुलाने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है। तो जब आई सब्जेक्ट है और आई ही कुछ काम कर रहा है तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और वो सेंटेंस में कुछ काम भी कर रहा है, यानी कि डूअर भी है, तो वो सेंटेंस हमने एक्टिव वॉइस में लिखा है। राइट, see the next sentence which is written just opposite the first sentence. Raju was called by me last night. राजू was called by me last night. अब सेंटेंस में राजू जो है वो सब्जेक्ट है, परंतु राजू ने बुलाया नहीं, राजू को बुलाया गया। राइट, तो राजू यहाँ पे डूअर नहीं है, राजू यहाँ पे रिसीवर है। पहली बात को दूसरे तरीके से कहा गया है, दोनों बातों का मतलब सेम है, बट in the first sentence subject is doer, in the second sentence subject is not doer, subject is receiver. I called raju last night, इसमें I जो है वो सब्जेक्ट है और वो डूअर है। मैंने राजू को पिछली रात बुलाया। सेकंड सेंटेंस डूअर इज सॉरी सब्जेक्ट इज राजू, बट दैट इज नॉट डूअर, दैट इज रिसीवर। राजू वाज कॉल्ड बाय मी लास्ट नाइट, राजू को पिछली रात मेरे द्वारा बुलाया गया। So in the second sentence, Raju is receiver, not doer. So whenever we write subject that is as a doer, so we need to write that sentence in active voice. But whenever we write subject not as a doer, instead of receiver we write, so in that case we should write that sentence in passive voice. See the next example. Dolly is reading a book. Dolly है वो एक बुक को पढ़ रही है। Next sentence, a book is being read by Dolly. अब एक बुक को डोली के द्वारा पढ़ा जा रहा है। Both the sentences are giving the same meaning, but difference is that in the first sentence we have used subject Dolly and that is doer. In the second sentence, a book is subject, but that is not doer, that is receiver, right? So अब हमें ये समझना है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस ईदर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हमें कैसे पता लगेगा कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में? डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इफ यू पे अटेंशन ऑन दिस डेफिनेटली वी विल अंडरस्टैंड दिस। सो यू कैन सी हियर कि जब कभी हम बी की कोई भी फॉर्म लिखते हैं, बी की कोई भी फॉर्म, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है राजू वोज कोल्ड, वोज बी की फॉर्म है। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वोज एंड वर, थर्ड फॉर्म बीन एंड फोर्थ फॉर्म बीइंग। तो बी की कोई भी फॉर्म सेंटेंस में लिखी हो और उसके बाद थर्ड फॉर्म अगर लिखी हो तो वो सेंटेंस क्या होता है? पैसिव वॉइस में होता है। राइट, देखो यहाँ पे बी की फॉर्म लिखी हुई है इज, बट उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म लिखी हुई है, थर्ड फॉर्म नहीं लिखी हुई, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है। यहाँ पे देखो इज लिखा हुआ है, सॉरी बीइंग लिखा हुआ है, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, बोलने में रेड बोलते हैं, स्पेलिंग इसकी सेम होती है। तो कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर बी की कोई फॉर्म आ जाए उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो हमें समझ लेना है कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा गया है। उसका जो सब्जेक्ट है दैट इज नॉट डूअर, दैट इज रिसीवर। राइट, सी द प्रीवियस सेंटेंस। You can see here, Ratan's father carried the furniture. The furniture was carried. यहाँ पे बी की फॉर्म लिखी हुई है, was बी की फॉर्म होती है, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म कहलाती है पैसिव वॉइस। So whenever you see any verb and that is of B and after that third form, so you need to understand that like that sentence is of passive voice. Okay, it's a identification of passive voice sentence. If B plus third form is not written, then you can understand that is active voice. Clear? Identify the voice of the sentence, then change the voice from active to passive and vice versa. तो ये सेंटेंसेस दिए गए हैं कुछ, उनको हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज करने हैं, अगर वो पैसिव दिए गए हैं तो उनको पैसिव से एक्टिव में चेंज करने हैं। इट्स अ वेरी सिंपल। जब हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, सो व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, वी विल मेक इट ऑब्जेक्ट, एंड व्हिच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस, वी विल मेक इट
subject. It's a very simple. Like Mohini mailed the letter. Mohini mailed the letter. So we will make this sentence: the letter was mailed by Mohini. The letter was mailed by Mohini. You should try to by yourself, and soon I'll send the answer key, then you can match. Okay, next sentence: the class is reading the book. The class is reading the book. The book is being read by the class. The book is being read by the class. Third sentence: a book was written by him. A book was written by him. He wrote a book. He wrote a book. It's a very simple. Next, the report was sent by him yesterday. The report was sent by him yesterday. So we can write here, he sent a report yesterday. He sent a report yesterday. Next, he wore a blue shirt. He wore a blue shirt. So we can write here, a blue shirt was worn by him. A blue shirt was worn by him. Okay. So these are the answers of these sentences. Now let's understand using words. Using words. An idiom is a group of words. The meaning of the group is word is different from its literal meaning. Read this sentence from the text. He smelt a rat. तो स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स के ग्रुप को हम इडियम्स बोलते हैं, कुछ वर्ड्स के ग्रुप को हम इडियम्स बोलते हैं, जो उनका लिटरल मीनिंग होता है, जो उनका शाब्दिक अर्थ होता है, एक्चुअल में वो उन मीनिंग के लिए यूज नहीं होते, वो कुछ और मीनिंग के लिए यूज होते हैं, उनको हम बोलते हैं इडियम, राइट? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो क्या आंगन टेढ़ा होता है? नहीं, उसका कहने का मतलब कुछ और होता है, राइट? इसमें कहूँ कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कि वाकई में मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं? परंतु देखो, जो उसका मीनिंग होता है वो कुछ और होता है, उसका मीनिंग है कि भूख लगना, राइट? उसी तरह यहाँ पे एक इडियम लिखा गया है, ही स्मेल्ट अ रैट। ही स्मेल्ट अ रैट यानी कि उसने एक रैट को स्मेल किया, उसको एक रैट की स्मेल आ रही है। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि उसको एक रैट की स्मेल आ रही है, इट इज गिविंग द डिफरेंट मीनिंग। इट मीन्स दैट समथिंग इज फिशी, मीन्स कुछ गड़बड़ होना। Like here, he did not actually smell a rat. It means he recognized that something is not as it is appeared to be, or that something dishonest was happening. यानी इसका मीनिंग है यहाँ पे, स्मेल अ रैट का मीनिंग है कि कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देना कि जो वाकई में दिख रहा है वैसा नहीं है, यानी कि कुछ गलत होना, यानी कि कुछ गड़बड़ होना, राइट? मैच द इडियम्स टू देयर मीनिंग। कुछ यहाँ पे इडियम्स दिए गए हैं, आपने उनके मीनिंग को मैच करना है कि कौन सा इडियम किससे मैच होता है। सिम वन थिंग प्लीज रिमेंबर दैट इडियम्स वी डोंट गेट द लाइक लिटरल मीनिंग। जो लिटरल मीनिंग होता है उसका, वो उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं होता है। जैसे हमारा फर्स्ट इडियम है, a penny of your thoughts. A penny of your thoughts, it means that when a person wants to know what other person is thinking about, यानी किसी की बात को जानना। a penny किसी की बात को जानने की कोशिश करना कि उसके मन में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। that is called a penny of your thoughts. Next, cost an arm and a leg. Cost an arm and a leg, यानी कि इसका मीनिंग होता है वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि कोई चीज बहुत महंगी होना, right? That is called cost an arm and a leg. Third, at the drop of a hat. At a drop of a hat, it means that at a moment's notice, at a moment's notice, यानी कि तुरंत। एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट मीन्स का मतलब होता है तुरंत, यानी कि एट द मोमेंट्स नोटिस। नेक्स्ट, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इट्स अ वेरी कॉमन इडियम, यानी कि बाद में पछताना। इसको इंग्लिश मीनिंग होता है बी अपसेट अबाउट समथिंग दैट कांट बी चेंज। ऐसी किसी बात पर पछताना, रोना, अपसेट होना जो बाद में नहीं चेंज हो सकती। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि बाद में पछताना है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जब कोई मिल्क नीचे गिर जाता है तो उसके बाद उसमें पछताने का क्या फायदा है, यानी किसी काम के होने के बाद उसका पछताना, जो उस काम को हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, लेट द कैट आउट ऑफ अ बैग।
इट मीन्स रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, यानी कि कोई अपना सीक्रेट किसी को बता देना, कोई अपनी मन की बात बता देना केयरलेसली, यानी कि जल्दबाजी में या बिना ध्यान दिए या मिस्टेक से, गलती से अपनी बात को किसी को बता देना, दैट इज कॉल्ड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, right? So these idioms you need to understand. Okay, now if you want to ask any question regarding today's class,